हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछली वीडियोस में मैंने आपको मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग के बीच में डिफरेंस बताया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग काम कैसे करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको रेस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो बच गए हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और गाइस, मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी मैं वीडियोज़ डाल रहा हूँ उन सबके नोट्स मैं उसके डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ अगर आप वीडियो को एक्सेस करते हैं तो नोट्स को भी एक्सेस ज़रूर करें। सो बिना किसी देरी के चलिए ये वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। सो गाइज, आज का टॉपिक हमारा जो होने वाला है वो हमारे जो बचे हुए ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इन सब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं आज की वीडियो में। सो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आप नाम से ही पहचान सकते हैं कि रियल टाइम मतलब कि जैसे हम कोई कमांड दें तो हमें उसी वक्त ही उसका आउटपुट चाहिए, मतलब रियल टाइम में, मतलब इमीडिएट आउटपुट चाहिए। ये नहीं कि हम आउटपुट दे रहे हैं तो 1 या 2 या 3 घंटे बाद हमें उसका आउटपुट मिल रहा है। अगर हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये मतलब नहीं होता कि 1 या 2 घंटे बाद या 1 या 2 मिनट बाद या मान लो आधे घंटे बाद हमें उसका आउटपुट मिल रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कहाँ यूज़ होता है? देखो, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हमको बिल्कुल इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे नासा की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। अब तो स्पेस एक्स भी आ गया है, या हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसरो है, जहाँ पे मान लो अगर आप सैटेलाइट कोई लॉन्च कर रहे हो या कोई रॉकेट लॉन्च कर रहे हो तो उसमें आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए होता है कि अगर आप यहाँ से प्रोग्राम या यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से मान लो कमांड दो तो उसी वक्त ही वो कमांड एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे रियल टाइम का प्रयोग नहीं किया गया तो मान लो रॉकेट हमें कहाँ छोड़ना था और वो कहाँ चला जाएगा, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें दो टाइप्स आते हैं, एक हार्ड और एक सॉफ्ट, ठीक है। अब हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या फ़र्क है? देखो, हार्ड इन द सेंस कि मतलब टाइम में जो है वो बिल्कुल सख्ती है, ठीक है। मतलब हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा कि जो भी आप कमांड दोगे वो उसी वक्त इमीडिएट यानी तत्काल प्रभाव से, ठीक है, वो कहते हैं ना तत्काल प्रभाव से अभी चाहिए, तो वो होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तत्काल यानी बिल्कुल इमीडिएट, अभी के अभी चाहिए अपने को, ठीक है। सो आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो जो उसका रिस्पॉन्स आपको उसी वक्त चाहिए होता है। और दूसरा आता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि यहाँ पे अगर आपको मतलब वेरी करता है टाइम, ठीक है, मान लो 2-3 मिनट लेट भी हो गया तो भी कोई यहाँ पे आफत नहीं आने वाली, ठीक है, हमारा काम चल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि आप यूट्यूब की वीडियो कोई भी सर्व करते हो, ठीक है, या मान लो आप इंस्टाग्राम चलाते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम अगर 2 या 3 मिनट बाद लोड हो जाए या कुछ भी आपने उसमें कुछ देखना है, फोटो देखनी है या आजकल तो रील्स बड़ी चल रही हैं तो वो देखनी है, तो उसमें क्या होता है कि आपको 2 या 3 सेकंड का या 2 या 3 मिनट का कोई बफरिंग वगैरह हो जाए तो उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती, ठीक है, हमारा काम चल रहा है। लेकिन जहाँ हार्ड और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आती है वहाँ हमें बिल्कुल सतर्कता लेनी चाहिए कि हाँ, यहाँ पे हमने कमांड दी तो वहाँ पे उसी टाइम पे एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। सो ये था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। हालांकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो पिछले मैंने बताया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और अपना मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम बताएं, बेसिकली देखा जाए तो वो 3 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम से और कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम से। ये जो टॉपिक्स हैं ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आप इसको ऊपर ऊपर से आपको पता हो कि हाँ ये क्या होते हैं तो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया है, मान लो काफ़ी कुछ मैंने आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बता दिया है। बाकी अगर आपको पता करना है तो नीचे नोट्स हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगला आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? यहाँ पे बेसिकली देखो, आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग अलग जगह पे होते हैं, यानी अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया पे वो आपके
डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेस होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो एक ये हमारा हो गया सिस्टम, ठीक है, एक सिस्टम हमारा ये हो गया, एक सिस्टम हमारा ये हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे इसका सीपीयू प्लस मेमोरी प्लस, ठीक है, एक ये हो गया हमारा। दूसरा हमारा ये हो गया सीपीयू प्लस मेमोरी प्लस ओएस। अब यहाँ पे सीपीयू प्लस ओएस प्लस मेमोरी। सो ये तीन हमारे सिस्टम हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसको हमने अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया है, सो उस वजह से इसका नाम आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल मान लो एक ये आपका मान लो ऑल ओवर, मान लो कंट्री वाइज भी हो सकता है या इंटरनेशनल वाइज भी हो सकता है, ठीक है। मान लो ये मेरा दिल्ली में है, ठीक है, ये मेरा मान लो क्या कहते हैं चंडीगढ़ में है, ठीक है, ये मेरा मान लो मैसूर में है, ठीक है। अब मान लो कि इसमें से देखो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करती हैं। वो इसलिए करती हैं कि मान लो अगर एक टाइप का डेटा, ठीक है, या एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो जाता है तो उन्होंने पहले से ही अपना जो भी डेटा है वो आपस में शेयर करा होगा, ठीक है। मतलब इसके पास जो डेटा है वो इसके पास भी होगा और इसके पास भी होगा। ऐसे ही इसके पास जो डेटा है वो इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा। ऐसे ही जो इसके पास डेटा है वो इसके पास भी होगा और इसके पास भी होगा। सो ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा पहले से ही मतलब डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अगर मान लो यहाँ पे कोई मान लो क्या कहते हैं ये ढंग से काम नहीं कर रहा, ठीक है, ये ढंग से काम नहीं कर रहा है ये वाला दिल्ली वाला। सो बेसिकली क्या होगा कि इसके पास जो डेटा है वो इन दोनों के पास पहले से ही मौजूद है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम वो काम कर लेंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हमको बताता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यही है कि आप यहाँ पे मान लो जैसे कि एक होता है बीच में एक हब होता है, ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया, लेकिन यहाँ पे जो भी होता है एक ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो DOS, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बेसिकली जो भी डेटा जाता है वो बीच से होके जाता है, ठीक है। जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे होती है। अब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है, अलग अलग जगह से डिस्ट्रीब्यूट डेटा होके जाता है यहाँ पे सेंटर में। अगर सेंटर को ज़रूरत होती है तो वो कहीं से भी डेटा मंगा सकता है, ठीक है। सो बेसिकली जो इसका मान लो ये ऐसे करके भी दिखा दूं जो पहले मैंने दिखाया था, ठीक है। सो एक ऐसे होता है, ये तरीका होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। अब मान लो इसका एक फायदा ये भी है कि अगर मान लो एक जगह हमारी खराब होगी, ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि कैसे काम करता है, लेकिन अगर हमने और ऐड करना हो, ठीक है, और हमने कोई मान लो एक और ऐड हमने करना है कि ये हमने मान लो ये एक और ऐड कर लिया CPU प्लस मेमोरी प्लस OS, ये मान लो हमने क्या कहते हैं हरियाणा का कर लिया, ठीक है। सो ये भी हमारा ऐड हो सकता है। इसको मैं थोड़ा कर दूं ऐसे क्योंकि फिर आपको थोड़ा देखने में दिक्कत होगी। हाँ ठीक है, ये मैंने ऐसे कर दिया। उसके बाद अगर मान लो ये हरियाणा का डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बना दिया है, ठीक है। सो ये जितने आप चाहे ऐड कर सकते हो वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा आता है क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैं क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पहले क्यों कर रहा हूँ एम्बेडेड से, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड और क्लस्टर्ड में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड तो हमने बना दिया। अब मान लो जो क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ही मतलब लोकल एरिया में होता है, ठीक है। वो एक क्लस्टर बना होता है जिसको आप कहते हो कि मान लो ये पूरा ऐसे एक एरिया में बन गया, ठीक है। सो अब ये पूरा क्लस्टर बन गया। क्लस्टर यानी ये चारों का क्लस्टर या पांचों का जितना भी आप चाहते हो उसका क्लस्टर बन गया। सो क्लस्टर के अंदर मान लो पूरा क्लस्टर है, इसके अंदर जो बड़े सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक काम करेंगे एज अ वन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे काम करेंगे। सो उसको हम कहते हैं क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये भी ज्योग्राफिकल एरिया के तरह वेरी करता है। सो मान लो एक क्लस्टर हमारा बन गया नॉर्थ इंडिया का, एक हमारा बन गया साउथ इंडिया का।
सो ऐसे करते करते आप क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। बाकी घबराने वाली कोई बात नहीं है, अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो भी अच्छी बात है, नहीं तो मैंने नोट्स लिंक में प्रोवाइड कर रखे हैं, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है बेसिकली, देखो आप वॉशिंग मशीन लेके आते हो या आप माइक्रोवेव लेके आते हो या फ्रिज लेके आते हो, ठीक है। उनका बेसिकली काम क्या होता है, फ्रिज का बेसिकली काम क्या होता है कि चीज़ें ठंडी रखना, ठीक है। अब दूसरी बात अगर आती है वॉशिंग मशीन की, वॉशिंग मशीन का काम क्या होता है कि हाँ कपड़ों को धोना है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो उसको ड्राई भी करना है। सो वो बेसिकली क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर डाला होता है बिना किसी यूज़र इंटरफेस के, ठीक है। यूज़र इंटरफेस हल्का फुल्का होता है, लेकिन हाँ जिसको आप कहते हो प्रॉपर यूज़र इंटरफेस तो वो नहीं होता है, ठीक है। उसमें डायरेक्ट आपके आप हार्डवेयर के साथ लिंक करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, डायरेक्ट इन द सेंस कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप बटन दबाते हो तो वो चीज़ चालू होने लग जाती है, ठीक है। मैनुअली आपको सब कुछ करना पड़ता है। सो वो होती है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हर वॉशिंग मशीन, हर माइक्रोवेव के अंदर होती है। और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए ही उसके अंदर एम्बेड किया जाता है, जबकि क्लस्टर, डिस्ट्रीब्यूटेड और रियल टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो, मान लो जैसे कि एक टास्क यहाँ परफॉर्म करा दिया है, यहाँ करा दिया है, यहाँ करा दिया है, यहाँ करा दिया। लेकिन जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आप एक बारी में एक ही टास्क परफॉर्म करवा सकते हो और वो एक ही टास्क परफॉर्म होगा, उससे ज़्यादा वो काम नहीं करेगा और ना उससे ज़्यादा वो करना चाहिए, क्योंकि वो एक काम करने के लिए ही डिज़ाइन करी गई है वो चीज़, ठीक है। सो मैं आशा करता हूँ आपको आज की इस टॉपिक वाली वीडियो, जो कि हमारी है रेस्ट, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब बाकी के जो ऑपरेटिंग सिस्टम रह गए थे इस प्ले लिस्ट में, ऑपरेटिंग सिस्टम वाली प्ले लिस्ट में, वो आपको समझ आई होगी। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।